आइए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। स्पीड दिया हुआ है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस निकालना है बाय द लाइट इन 2 नैनोसेकंड्स। ठीक है, आपको टाइम दिया हुआ है 2 नैनोसेकंड्स। क्लियर, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है और बहुत बेसिकली हमें पूछा हुआ है। ओके, अब पहली बात तो कन्वर्जन करना होगा क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड है और यहाँ पे नैनो सेकंड में दिया हुआ है, तो कोई नहीं 10⁻⁹ कर दो तो ये हो गया सेकंड में कन्वर्ट। ओके, इतना ही था कन्वर्जन। सो नाउ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, बेसिकली पता है हम लोगों को। डिस्टेंस है और डिस्टेंस निकालना है, स्पीड है 3 × 10⁸, टाइम दिया हुआ है 2 × 10⁻⁹। ओके, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, 6 × 10⁻, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स प्लस हो जाएंगे। ओके, तो 6 × 10⁻, अब प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से -9 मतलब माइनस में 8 गया तो -1 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो -1 मतलब क्या होगा 6 × 1/10 हो गया, दैट मीन्स 0.6 मीटर। ठीक है, क्लियर, डन आंसर आया समझ में? इजी था, बहुत इजी था। चलो तो इसको लिख दो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं 1.23, दैट मीन्स 23rd नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन A + B2 गिव्स AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग मिक्सचर। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट हमें निकालना है। अब बेटा लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का मैंने आपको ट्रिक बताया था। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, मोल अपॉन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहले हमें देखना है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है, तो पहले हम रिएक्शन लिख देते हैं, फिर आगे सोचते हैं क्या करना है। सो हमारे पास दिया हुआ है कि A जो है वो रिएक्ट हो रहा है B2 के साथ और हमें दे रहा है AB2। A की है, B2 है। ओके, तो ये टोटली बैलेंस्ड ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ट्रिक का क्या करना है, मोल अपॉन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे बैलेंस है, इसके लिए आगे 1 है, आगे 1 है, दैट्स इट। अब आपको इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। तो जो पहला पार्ट दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है बेटा, उसमें आपको कहा गया है कि 300 एटम्स रिएक्ट हो रहे हैं A के और 200 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो रहे हैं B के, तो इन दोनों में से बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अब बच्चा हमने जब ट्रिक देखा था वो ट्रिक में क्या था, मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मोल्स वगैरह में, बट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इतना टाइम स्पेंड करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो ट्रिक हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमें क्वेश्चन में ग्राम दिया हो या मोल दिया हो। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में हम यहाँ पे भी लॉजिक यूज़ करेंगे। ठीक है, हर जगह ट्रिक थोड़ी काम आती है। वेल, तो आ जाओ। अब ये जो रिएक्शन है मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ दोबारा से, क्योंकि ये तो मेरा मेन रिएक्शन है। ठीक है, तो अब ना मैं क्या करूँगी बेटा, मैं इसके अंदर लॉजिक लगाऊंगी, देखूंगी कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या है। अब बेसिकली A जो है वो एटम की बात कर रहे हैं और B के लिए वो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो बेटा अगर मेरे को इस स्टेटमेंट को रीड करना है तो मैं ऐसे रीड कर सकती हूँ कि एक एटम A का रिएक्ट हो रहा है एक मॉलिक्यूल B के साथ, है ना, क्योंकि यहाँ पे B हमें मॉलिक्यूल्स में दिया और A हमें एटम्स में दिया हुआ है, तो उस हिसाब से मैंने ये देखा। तो एक एटम A का रिएक्ट हो रहा है एक मॉलिक्यूल B के साथ, तो 300 एटम्स अगर A के होंगे बेटा, 300 एटम्स अगर A के होंगे बेटा, तो कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, 300 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, बट इन द गिवन क्वेश्चन इन्होंने कहा है यहाँ पर कि आप 300 एटम्स, ये हमारा गिवन जो में दिया हुआ है, ठीक है, 300 एटम्स के बदले में आपके पास 200 मॉलिक्यूल्स B के दिए हुए हैं। और बेटा हमें चाहिए कितने, 300 चाहिए, दिए हुए कितने हैं 200। ठीक है ना, ये गिवन है और ये हमारा रिक्वायर्ड है कि हमें इतना चाहिए। ठीक है, तो 300 एटम्स के लिए हमें 300 मॉलिक्यूल्स B के चाहिए, तो उस हिसाब से इन्होंने हमें बोला है कि 300 एटम्स A के लिए हम आपको 200 मॉलिक्यूल्स B का दे रहे हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स मतलब B की जो अमाउंट है वो कम दी हुई है, तो इस हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, हेयर B इज द लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आया बेटा?
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई ट्रिक नहीं अपनाई, मैंने यहाँ पे लॉजिक अपनाया और मैंने एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कंपेयर करके देखा कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। चलो अब हम सेकंड पोर्शन की ओर चलते हैं। ओके, नंबर टू में हमें क्या दिया हुआ है, ये रहा 2 मोल ए रिएक्ट हो रहा है 3 मोल बी के साथ, ठीक है। चलो मैं रिएक्शन पहले दोबारा से लिख देती हूँ। तो A + B2 गिव्स AB2, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर हमें क्या बोला गया है, 2 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ B, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मोल का बोला हुआ है। तो अब अगर मैं दोबारा से इस स्टेटमेंट को रीड करूँ तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 1 मोल A को रिएक्ट करना है 1 मोल B के साथ, तब जाके हमें AB2 मिलेगा, एक ही चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम कितना कर रहे हैं, कितना रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मोल, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2 मोल A के लिए कितना चाहिए, 2 मोल B चाहिए, है ना। देखो क्या करना, सबसे पहले बेटा जो आपको रिएक्शन है ना, उस रिएक्शन को समझो, फिर आपको क्या दिया हुआ है उसके साथ देखो, ठीक है, कंपेयर करो और फिर एक्चुअली देखो कि तुम्हें दिया क्या हुआ है। तो जैसे कि A + B2 गिव्स AB2, तो 1 मोल, आगे कुछ नहीं मतलब 1 ना, ठीक है। 1 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ B, तो उस हिसाब से मेरे पास A कितना दिया हुआ है, 2 मोल। तो 2 मोल ऑफ A के लिए मुझे 2 मोल ऑफ B चाहिए होगा, ये मेरा रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड है। अब मैं देखती हूँ गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन इन्होंने कहा है 2 मोल ऑफ A रिएक्ट कर रहा है 3 मोल B से। अब मुझे B की ज़रूरत कितनी है, 2 की, दिया हुआ कितना है, 3, मतलब कि ज़्यादा ही दिया हुआ है ना, तो ये तो एक्सेस हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि A क्या हो जाएगा, मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। तो हेयर लिमिटिंग रिएजेंट इज A। बात समझ आई, अच्छे से इजी तरीके समझ आ रहा है ना, ठीक है। रिएक्शन देखो, रिएक्शन को अपने मुताबिक, ठीक है, कंपेयर करो, फिर कोई भी एक क्वांटिटी ले लो, जैसे पहला A ही है, इसके लिए मैं A को ही ले रही हूँ, ठीक है। तो 2 मोल A के हिसाब से, अगर 1 मोल A के हिसाब से 1 मोल B चाहिए, तो 2 मोल A के हिसाब से 2 मोल B चाहिए, ये मेरा रिक्वायर्ड हुआ। गिवन क्या है भैया, तो रिक्वायर्ड, तो गिवन में 2 मोल ऑफ A और 3 मोल ऑफ B दिया हुआ है। तो B तो ज़्यादा दिया हुआ है ना, मुझे तो 2 चाहिए, इन्होंने 3 दिया है, तो मतलब कि B इज़ द एक्सेस, तो दैट मीन्स कि A इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ आई, ठीक है। अभी तो 5 हैं तो मैंने 2 किए हुए हैं, पहले इतना लिख दीजिए फिर आगे मूव करते हैं। आइए बच्चों अभी थर्ड वाला देखते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड, तो पहले रिएक्शन लिख देती हूँ मैं, A + B2 गिव्स AB2, ठीक है। चलो अब क्या है इसके अंदर, अब इन्होंने यहाँ पे एटम की बात बोली है ना, 100 एटम्स और 100 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक एटम A के लिए 1 मॉलिक्यूल B का चाहिए, ओके, 1 मॉलिक्यूल B का चाहिए होगा रिएक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखें रिक्वायर्ड के हिसाब से A का मैं ले रही हूँ, तो 100 एटम्स A के लिए मुझे 100 मॉलिक्यूल्स B मिलने चाहिए, तब जाके मेरा रिएक्शन होगा। अब हम देखते हैं इन्होंने दिया क्या हुआ है, ये रिक्वायर्ड की बात की, ठीक है। अब हम देखते हैं दिया क्या हुआ है। तो दिया हुआ इन लोगों ने 100 एटम्स ऑफ A, 100 एटम्स ऑफ A रिएक्ट्स विथ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। ओके, देखो बेटा जितना रिक्वायर्ड था ना उतना ही गिवन है, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही गिवन है, मतलब इसके अंदर ना ही कोई एक्सेस है और ना ही कोई लिमिटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आया बेटा, ठीक है। चलो अब हम करते हैं फोर्थ वाला स्टार्ट। फोर्थ में मैं रिएक्शन पहले लिख दूं, A + B2 गिव्स AB2, ठीक है। अब फोर्थ क्या कह रहा है बेटा, 5 मोल ऑफ A + 2.5 मोल ऑफ B, मतलब मोल दिया हुआ है। चलो तो इसका इसका कंपैरिजन मोल के साथ करेंगे। तो इस हिसाब से 1 मोल A के लिए मुझे 1 मोल B चाहिए, ठीक है, 1 मोल A के लिए मुझे 1 मोल B चाहिए। ओके, तो अब इस हिसाब से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड की बात कर रहे हैं, रिक्वायर्ड की बात कर रहे हैं। तो कोई भी एक क्वांटिटी लेनी है ना, तो मैं A को ले रही हूँ, तो A का क्या है 5 मोल, तो इसका मतलब कि 5 मोल A के लिए मुझे 5 मोल B होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भैया गिवन क्या है, गिवन क्या है, तो गिवन में 5 मोल
ए के साथ रिएक्ट हो रहा है 2.5 मोल बी। ओहो, ठीक है, तो 5 मोल ए के साथ 2.5 मोल दिया हुआ है, जबकि हमें ज़रूरत कितनी है बेटा, ज़रूरत हमें 5 मोल की, और दिया हुआ कितना है 2.5 मोल, मतलब ये कम क्वांटिटी दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? ओके, चलो अब बात करते हैं हम लोग 5th की। रिएक्शन लिख दूं मैं, A प्लस B2 गिव्स AB2। अब पहले देखो कि इन्होंने मुझे किस कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, तो उन्होंने अगेन मुझे मोल में ही दिया हुआ है। तो मेरा फंडा ये रहेगा कि 1 मोल A के लिए मुझे 1 मोल B की ज़रूरत है। ठीक है, इस इक्वेशन के हिसाब से। तो अब अगर हम लोग एक क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है, तो रिक्वायर्ड के लिए मैं ए को देख लेती हूँ। ए में कितना है 2.5 मोल, तो इसका मतलब कि 2.5 मोल ए के लिए मुझे 2.5 मोल बी की ज़रूरत है। ये मेरा रिक्वायर्ड क्वांटिटी। अब हम देखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है इन लोगों ने। तो गिवन में ए के लिए दिया हुआ है 2.5 मोल, तो 2.5 मोल ए के लिए दिया हुआ है और बी के लिए दिया हुआ है 5 मोल। ओके, देखो बेटा, रिक्वायर्ड हमें चाहिए कितना, 2.5 मोल के लिए 2.5 मोल, ठीक है, मतलब 2.5 मोल ए के लिए 2.5 मोल बी चाहिए, ये मेरा रिक्वायर्ड है। तो गिवन के हिसाब से 2.5 मोल के लिए इन्होंने हमें बी का 5 मोल दिया हुआ है, मतलब कि बी ज़्यादा दिया हुआ है, तो बी क्या हो जाएगा, एक्सेस। तो सीधी सी बात है, ए क्या हो गया हमारे पास, लिमिटिंग रिएजेंट। सो हेयर ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आया बेटा? ठीक है, क्लियर हो गया। बस इस तरीके से करना है। ओके, तो जस्ट इसको आप लिख दीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.24, दैट मीन्स 24th क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा, सुनना ध्यान से। डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट हो रही है और अमोनिया प्रोड्यूस कर रही है। आपको क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन दिया ही हुआ है, मैंने नहीं लिखा क्योंकि स्पेस का थोड़ा फिर इशू हो जाता, तो मैं अभी रिएक्शन पहले लिख देती हूँ, फिर आगे क्वेश्चन रीड करते कि क्या बोला गया इन लोगों ने। तो डाइनाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ डाइहाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया NH3। ठीक है, एक बार बैलेंस कर दें हम लोग, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो चलिए बैलेंसिंग देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। ओके, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, बैलेंस हो गया। ओके, अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2.00 into 10⁻³ ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 1.00 into 10⁻³ ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। वो कह रहा है कि अगर 2.00 into 10⁻³, अब पहले तो इस टर्म को थोड़ा इजी कर लें, ठीक है, बड़ा कठिन टर्म है। देखो 2.00 into 10⁻³, अगर मैं ये 0 हटा दूँ, अगर मैं ये 0 हटा दूँ तो 2 into 10⁻³ होगा। 2 into 10⁻³ मतलब कि 2000 ग्राम हो गया। ठीक है, तो इन शॉर्ट सिंपल शब्दों में ये कह रहा है कि अगर हम लोग 2000 ग्राम डाइनाइट्रोजन को रिएक्ट करेंगे 1000 ग्राम डाइहाइड्रोजन से, तो हमें कितना अमोनिया मिलेगा वो बताओ। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि अगर हम लोग 2000 ग्राम डाइनाइट्रोजन को रिएक्ट करेंगे 1000 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन के साथ, तो हमें कितना मास मिलेगा अमोनिया का, वो हमें बताओ। ओके, अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में किए जब हमने लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो उसमें हमें पहले कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है, प्रोडक्ट का, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कितना है, क्योंकि जितना अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट का होगा उतना ही अमाउंट हमें प्रोडक्ट मिलेगा। बहुत सीधी सी बात है। तो अभी सबसे पहला हमारा काम ये बनता है कि हमें ये देखना होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। खैर वो हमें पता है, मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट का एक ट्रिक बताया था फाइंड करने का, ठीक है, आपको याद हो, मैं हालांकि यहाँ पे लिख देती हूँ। तो वो लिमिटिंग रिएजेंट का जो ट्रिक था, लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल्स टू मोल अपॉन कोएफिशिएंट। ठीक है, मोल अपॉन कोएफिशिएंट, ये ट्रिक मैंने बताया था आपको। अब मोल अपॉन कोएफिशिएंट, तो बेटा पहले तो यहाँ पे इन्होंने हमें ग्राम में दिया हुआ है
दैट मीन्स कि हमें इसको मोल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आराम से लिमिटिंग रिएजेंट बता सकते हैं। मैं इसको रब कर दूं। ओके, तो अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। तो मैं यहीं इसके नीचे निकाल देती हूँ। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है बेटा 2000, मोलार मास, अब नाइट्रोजन का एक मास जो होता है वो होता है 14, ठीक है। नाइट्रोजन का एक मास 14 होता है, तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स की हम बात करेंगे तो 14 2 जा 28 आ गया, जिसका आंसर आपको अप्रोक्स मिलेगा 71.43 मोल्स, ठीक है। आसान है। ओके, अब यहाँ पर सेम 1000, ओके, कितने एटम अवेलेबल हैं हाइड्रोजन के बेटा 2। ओके, अब एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, तो ऐसे 2 हैं तो क्या हो जाएगा 2, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 500 मोल्स। इतना क्लियर हो गया बेटा। बट अभी हमने ये तो सिर्फ मोल्स निकाला ना, ठीक है। हमें तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से क्या करना है, मोल अपॉन कोएफिशिएंट। आ जाओ, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फॉर द लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो 71.43 अपॉन आगे कोई नंबर है बेटा, हम बैलेंसिंग इसके लिए तो करते हैं, हमें पता चलेगा कितना मोल, ओके, कितना मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होता है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 1 अज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग 1 से डिवाइड करें तो क्या आया 71.43 मोल्स, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर 500 की बात करते हैं हम लोग, तो 500 डिवाइडेड बाय आगे क्या है बेटा 3 है, आगे क्या है 3 है। तो अगर हम 500 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 166.6 मोल्स, ठीक है। तो आप अप्रॉक्स 167 भी लिख सकते हैं अगर आपको डेसिमल में नहीं जाना है तो 166.666 चलता जा रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय 3 है तो इतने मोल्स हमें मिल रहे हैं। अब देखो बेटा, आपके सामने है सबसे कम मोल्स कौन है, नाइट्रोजन। दैट मीन्स कि नाइट्रोजन का अमाउंट कम है हमारे पास, दैट मीन्स कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, नाइट्रोजन आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब इसका मतलब ये है कि जितना नाइट्रोजन होगा उतना ही अमोनिया बनेगा। ओके, क्लियर सी बात है। आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना मोल रिएक्ट हो रहा है 1 मोल, ठीक है। मतलब कि अगर मैं नाइट्रोजन और अमोनिया के बीच का रेशो देखूं तो इन द रिएक्शन नाइट्रोजन का 1 मोल, ठीक है, रिएक्ट हो रहा है, तब जाके हमें अमोनिया का 2 मोल मिल रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एक्चुअली कितना अपन मोल यूज कर रहे हैं यहाँ पर 71.43, तो दैट मीन्स कि 71.43 के हिसाब से कितना बनेगा नंबर ऑफ मोल्स, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो 1 इंटू एक्स इज एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू 71.43 मल्टीप्लाई बाय 2, तो एक्स इक्वल्स टू 682 ठीक है। तो दैट मीन्स कि 142.86 मोल्स अमोनिया बना। क्लियर हो गया इतना। सो बेटा हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आ गया 142.86, ठीक है। अब इन्होंने हमें पूछा हुआ है मास में कि भाई कितना मास, मतलब कि ग्राम में निकालना है। तो देखो बेटा, अगर हम ये पता कर लें कि 1 मोल में अमोनिया कितना ग्राम बनता है तो इतने मोल्स में कितना ग्राम हो जाएगा पता चल जाएगा, सिंपल यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं अमोनिया का। सो मोलार मास ऑफ अमोनिया, अब वैसे तो बहुत इजी है, नाइट्रोजन का 14 आया और 3 हाइड्रोजन है, मतलब +3 हो गया, तो कितना आ गया 17 ग्राम पर मोल, ठीक है बेटा। सो देयरफॉर वी कुड से कि 1 मोल NH3 में 17 ग्राम अवेलेबल होता है, तो 142.86 मोल अमोनिया में कितना ग्राम अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू 17 इंटू 142.86, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें इसको हम लोग, तो इसका आंसर आएगा 2428.62 ग्राम, ठीक है। तो इतना अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। डेसिमल में शायद कुछ चेंज आ सकता हो, बट आना तो नहीं चाहिए, ठीक
ठीक है। उसका रीज़न भी है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसका 71.43 डेसिमल में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। तो बेसिक हमारा जो आंसर है वो 2428.62 ग्राम जितना अमोनिया प्रोड्यूस हो गया। क्लियर हो गया बेटा, बहुत आसान है। देखो जब भी आपको मास अगर निकालना हो ना, टेंशन बिल्कुल मत देना, स्टेप याद करना। मैं आपको स्टेप बता देती हूँ। देखो सबसे पहले ना आपको इक्वेशन लिख देनी है, ठीक है। तो आपका सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा ये वाला कि आप इक्वेशन लिख दो, ठीक है। इक्वेशन लिख दी आपने, फिर आपका रहेगा यहाँ पे उस इक्वेशन को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दो। दैट मीन्स कि अगर ग्राम में दिया है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, ताकि आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाए। तो फर्स्ट स्टेप आपको इक्वेशन लिख के जो भी ग्राम दिया हुआ है, फिर आपको उसको मोल्स में कन्वर्ट करके लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दो। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट में आपको जो पूछा गया है, जैसे इन्होंने हमें प्रोडक्ट का मास पूछा है, तो उस हिसाब से उस लिमिटिंग रिएजेंट को उस के साथ रेशियो में लिख दो, ठीक है। तो हमारे इक्वेशन में पता चल रहा है कि नाइट्रोजन का 1 मोल हमने लिया है तो हमें 2 मोल ऑफ अमोनिया मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर 71.43 मोल्स लेंगे तो कितना अमोनिया हो जाएगा, आ गया। अब एक बार देखो, मास और मोल ये दोनों आपस में भाई बहन है, ठीक है। तो अगर मास पता चल जाता है तो मोल निकाल सकते हैं, अगर मोल पता चल जाता है तो मास निकाल सकते हैं। तो हमें मोल पता चल गया तो हमने मास निकाल दिया कि 1 मोल अमोनिया में 17 ग्राम होता है, तो इतने मोल में कितना ग्राम हो जाएगा, तो हमें अमोनिया का मास पता चल गया। बहुत इजी है। तो ये आपका थर्ड स्टेप आ गया, ठीक है। स्टेप वाइज याद करोगे तो शायद आप कोई स्टेप भूलोगे नहीं। हालांकि इसमें कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा लॉजिकल ही है, बट देन टू। चलो तो अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सेकंड नंबर, विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? क्या इन दोनों में से कोई ऐसा है जो अनरिएक्टेड है? हाँ, साफ साफ है। कैसे? देखो बेटा, अब यहाँ पर बेसिकली कितना मोल अवेलेबल है? 500 मोल अवेलेबल है हाइड्रोजन का, ठीक है। और इसका है 71.3। हमने पहले ही बोल दिया कि नाइट्रोजन रिएजेंट जो है वो लिमिटिंग है, तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा ना, ज़्यादा ही हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यस, ठीक है। सेकंड आंसर हम लिखेंगे यस, हाइड्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड, ठीक है। तो वो अनरिएक्टेड है, साफ साफ पता चल गया। लिमिटिंग रिएजेंट तो एक ही है ना, तो दूसरा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इफ यस, अगर है, विच वन, कौन सा? तो हमने बता दिया भाई हाइड्रोजन है, ठीक है। एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, तो उसका मास कितना है वो हमें बताओ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हमें बेसिकली पहले ये देखना है कि हाइड्रोजन का मोल यूटिलाइज कितना हुआ। देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, रिएक्शन पे ध्यान दो कि 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहे हैं। अब 1 मोल मतलब कितना है, 71.43 मोल्स। तो अगर 71.43 मोल्स नाइट्रोजन रिएक्ट हो रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन के कितने मोल रिएक्ट होंगे? दिए हुए 500 हैं, ठीक है, दिए हुए हैं आपको 500, 500 में से यूटिलाइज कितना हुआ है वो हमें देखना है। तो अब रेशियो जो बनेगा वो क्या बनेगा, नाइट्रोजन का रेशियो बनेगा हाइड्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन का 1 मोल जो है वो रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ। तो 71.43 मोल्स के लिए x मोल हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड या रिएक्टेड इज इक्वल्स टू 71.43 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। तो कितना हो गया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी 4 और ये 21, ठीक है। दैट मीन्स कि 214.29 मोल्स जो है वो यूज्ड हुए हैं। टोटल मोल्स कितने दिए हुए बच्चा, कितने दिए हुए हैं, 500। तो 500 में से 214.29 मोल्स जो हैं वो यूज्ड हो गए, तो कितने बच गए मोल्स निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, मैं ना अभी इसको रब कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है और मैं इसको अगर आगे करूँ तो फिर थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। क्वेश्चन एक ही साथ ख़त्म हो जाना तो ईजी रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको। आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो अब बेसिकली ये हमारे पास कितना लेफ्ट बच गया, सो लेफ्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज 500 में से हम लोग माइनस कर रहे हैं 214.29 मोल्स, ठीक है बेटा। तो ये 500 में से 214.29 माइनस करेंगे तो 500 में से 200 अप्रोक्स जाता है तो 300 बचता है। 300 में से 14 और गए तो 286 में से आप 0.29 और माइनस करो तो आपको कुछ आंसर मिल जाएगा 285.71, ठीक है बेटा।
तो इतना अमाउंट जो है वो लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब एक्चुअली इन्होंने मोल्स में नहीं पूछा, इन्होंने हमें कहा है कि उसका मास कितना होगा। ठीक है, कोई नहीं। अब दिया कितना हुआ है बेटा, 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम अगर हमें दिया है तो हम यहाँ पे मोल्स में से कन्वर्ट कर लें हम लोग। तो देखो बेटा, अब सेम, ठीक है, वही सेम है। पहले हम ये देखते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस में कितना अमाउंट अवेलेबल होता है ग्राम के हिसाब से। नाउ इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 ग्राम पर मोल अवेलेबल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एक का मास 1 होता है, ऐसे 2 हैं तो 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम पर मोल। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं, सो देयरफॉर 285.71 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब कितना बच गया हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दें। सो देयरफॉर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस लेफ्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 285.71 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 14 1 11 1 कैरी 7 1 कैरी 5। ठीक, कितना बच गया, 571.42 ग्राम हाइड्रोजन लेफ्ट हो गया। डन, क्लियर हो गया। सो बच्चों, क्वेश्चन देखकर ना बेटा घबराना मत। ठीक है, शायद इतना ऐसे लगे कि मैम ने क्या 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 किया है, बट अगर आप इसको टुकड़ों में बांटोगे ना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको आप सोचोगे ना, तो आपको बहुत क्वेश्चन इजी लगेगा। मैं इसको फिर से पूरा समराइज कर लेती हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि डाई नाइट्रोजन गैस रिएक्ट हो रहा है डाई हाइड्रोजन गैस के साथ, हमें अमोनिया दिया हुआ है, तो वो हमने रिएक्शन लिख दिया। रिएक्शन दिया हुआ है तो भी ठीक है, नहीं दिया तो हम अपना बना भी सकते हैं। दिया हुआ हो तो फिर भी देख लेना कि क्या वो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप था। बाद में जो भी आता है वो बाद में देखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। तो हमने पहली लाइन रीड की, तो हमने पहली लाइन के हिसाब से रिएक्शन लिख दिया और रिएक्शन को बैलेंस भी कर दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड लाइन की। क्या कह रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2000 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो इन्होंने ये बोला कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट हो रहा है 1000 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, तो अमोनिया का कितना मास बनेगा वो निकालो। अब प्रोडक्ट का मास डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा टास्क ये है कि हमें इन दोनों में से ये चेक करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। और लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन कोएफिशिएंट, और इन्होंने हमें दिया हुआ है ग्राम के अंदर। अब मैंने कहा ग्राम और मोल तो दोनों भाई बहन है, ठीक है, तो एक अगर नहीं होगा तो पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है। तो इस हिसाब से हमने क्या कर लिया, जो ग्राम है, ओके, दैट मीन्स कि गिवन मास अपॉन मोलार मास डिवाइड कर लिया, तो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए दोनों के। इतना क्लियर हो गया। फिर मैंने ट्रिक लगाई कि चलो भाई अब मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो सेम आया। यहाँ पे मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, डिवाइड कर लिया तो 71 काफ़ी कम है, तो पता चल गया कि नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के साथ तो हम कंपेयर करेंगे ना कि कितना बच गया, कितना प्रोडक्ट बन गया, जो भी है वो लिमिटिंग रिएजेंट पर ही आधार है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए इतना तो आपको करना ही रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं काय का नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में ही है। ठीक है, अभी तो हमने मास का निकाला है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अमोनिया का मास कैसे निकालना है। तो अभी हमने ये देख लिया कि भाई 1 मोल नाइट्रोजन हमें 2 मोल अमोनिया दे रहा है, तो 71.43 मोल्स कितना अमोनिया देगा। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला है। तो हमने x को मल्टीप्लाई कर लिया तो वी गॉट x मतलब कि अमोनिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना मिल रहा है 142.86। पर इन जनाओं ने तो हमें बोला कि मास में बताओ भाई, हमको मोल में नहीं चाहिए, मास में बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि अमोनिया 1 मोल के अंदर 17 ग्राम होता है। ठीक है, तो 142.86 मोल्स में कितना ग्राम होगा, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमें पता चल गया कि 2428.62 ग्राम जितना अमोनिया हमारा बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी भी क्वेश्चन पूरा इकट्ठे रीड मत करना, ठीक है, वरना फिर डर ही जाओगे। स्टेप बाय स्टेप रीड करोगे तो जो जो पूछा जाता है वो आता जाएगा अपने आप। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, क्या इन दोनों में से कोई है कि अनरिएक्टेड है। हाँ, क्योंकि हमने तो बताया कि अमोनिया जो है, सॉरी नाइट्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन इज द एक्सेस रिएजेंट, तो वो अनरिएक्टेड रह जाएगा ना। तो हमने बता दिया कि हाँ भाई हाइड्रोजन अनरिएक्टेड है। फिर वो कह रहा है कि ठीक है अब है तो उसका मास बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, जो लेफ्ट ओवर मास जो है वो कितना बच गया वो अपने को बताना है। तो हमने जो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से हमने रेशियो निकाला, कंपेयर किया उसको। तो नाइट्रोजन के हिसाब से हाइड्रोजन की बात करती हूँ तो नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन के
3 मोल्स के साथ। ठीक है, तो बेसिकली नाइट्रोजन का कितना मोल है, 71.3 मोल है, तो उस हिसाब से हाइड्रोजन का कितना मोल यूटिलाइज्ड हुआ, तो मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट 214.29 मोल जितना यूज्ड हुआ। ठीक है इतना, ओके। अब बेसिकली हमारे पास है कितना मोल, 500 मोल, तो कितना बच गया, तो 500 में से 214.29 माइनस कर लिया तो इतना बच गया। ठीक है इतना, ओके। अब इन्होंने भी हमसे बोला कि मास बताओ भाई, तो ठीक है भाई, 1 मोल हाइड्रोजन गैस में 2 ग्राम अवेलेबल होता है, तो 285.71 मोल्स के हिसाब से कितना ग्राम हो गया, तो 571.42। ठीक है, बहुत बेसिक कैलकुलेशंस के हिसाब से किया है, कोई भी चीज़ हमने ज़्यादा वो हेडेक वाली नहीं की है। बस मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, पूरे क्वेश्चन को इकट्ठे रीड कभी मत करना, डर ही जाओगे। इसमें क्या होगा, आप जब एक एक स्टेप करके रीड करोगे और सॉल्व करते जाओगे ना, तो आपके दिमाग में ना वो डिप्रेशन और स्ट्रेस नहीं आएगा, रिलैक्स माइंड से हम अच्छा सोच सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कह रही हूँ। तो वेल, अभी आप इसको लिख दीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, दैट मीन्स 1.25। क्या बोला गया, हाउ आर 0.5 मोल Na2CO3 एंड 0.5 मोलार मोलैरिटी, ओके, Na2CO3 इज डिफरेंट, दोनों में अंतर क्या हमें वो बताना है। वेल, बहुत ईजी है। देखो बेटा, जो मोल होता है, ठीक है, मोल का मतलब क्या होता है, ओके, मोल मीन्स क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस की क्वांटिटी की हम बात करते हैं इसके अंदर। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं Na2CO3, तो अगर हम इसका मोल निकालते हैं, मतलब मोलार मास निकालते हैं हम लोग Na2CO3 का, ओके, मोलार मास ऑफ Na2CO3 वो होता है 106 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसका मतलब, ओके, दैट मीन्स कि 1 मोल Na2CO3 के अंदर कितना ग्राम अवेलेबल है बेटा, 106 ग्राम अवेलेबल है। तो इन्होंने क्या बोला है, 0.50 मोल, तो दैट मीन्स 0.5 मोल Na2CO3 में कितना हो जाएगा, बट ऑब्वियसली 1 मोल में 106 ग्राम है, तो आधा मोल मतलब कि 53 ग्राम हो गया। इसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 106 को अगर आप डिवाइड बाय 2 करते हो तो आपको मिलेगा 53 ग्राम, तो इतना अवेलेबल है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपको ये बताना है कि मोल का मतलब है कि हम सब्सटेंस की क्वांटिटी की बात करते हैं। ठीक है, कितना अवेलेबल है हमारे पास। अब अगर हम बात करते हैं मोलार की, ओके, सो मोलार दैट मीन्स कि एम अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मोलारिटी, ये बात होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस की। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, ओके। और मोलारिटी का हमने डेफिनेशन देखा था, क्या देखा था मोलारिटी का मतलब, मोलारिटी का मतलब क्या था, दैट इन एवरी 1 लीटर सॉल्यूशन, in every 1 liter of solution there is, okay, dash moles of substance present। ठीक है ना, कुछ भी। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, सो देयरफॉर हियर 0.5 m बोल रहा है, तो 0.5 मोलार का मतलब ये है दैट इन 1 लीटर सॉल्यूशन there is 0.5 moles Na2CO3 is present। ठीक है बेटा, समझ आया ये। देखो मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं, मैंने आपको नमक दिया, ठीक है, तो मैंने आपको 1 कटोरी नमक दिया, तो वो कटोरी में नमक आया, दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं मोल्स की, कितना क्वांटिटी है। ठीक है, मोल्स वगैरह वो निकाल देंगे, तो हमसे बेसिक चीज़ समझो। तो मैंने आपको 1 कटोरी नमक दिया, तो उसका मतलब कि ये क्वांटिटी हुआ। ठीक है, पर यहीं पे मैंने आपको नमक पानी में डिजोल्व करके दिया, 1 लीटर की बोतल ले ली, उसके अंदर मैंने आपको नमक पानी में डिजोल्व करके दिया, तो वो हो गया कॉन्सेंट्रेशन। तो जब पानी में डिजोल्व करके दे दिया तो आप उसको बोलोगे मोलारिटी, जब मैंने आपको 1 कटोरी नमक यूं ही दे दिया तो आप उसको बोलोगे मोल। डिफरेंस क्लियर हुआ? ओके, तो मोल जो है वो क्वांटिटी की बात करता है, मोलारिटी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन की बात करता है। ये डिफरेंस है। आई होप कि मैं इस चीज़ को लेकर क्लियर हो गया आपके पास। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला गया है, इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, सो हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर कुड बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद ही कुछ सोच सकते हैं अपन। तो डाइहाइड्रोजन
गैस रिएक्ट्स विथ डाई ऑक्सीजन गैस टू गिव्स वाटर वेपर, मतलब गैशियस फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो मैं इसको बैलेंस करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे नहीं है 2, तो यहाँ पे ये भी आ गया 2। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब क्या बोला गया इन्होंने बोला कि 10 वॉल्यूम डाई हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हो 5 वॉल्यूम डाई ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो गिवन हमें दिया हुआ है, गिवन क्वांटिटी हमें दी हुई है कि 10 वॉल्यूम, ठीक है, हाइड्रोजन हम रिएक्ट कर रहे हैं 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा कितना वॉल्यूम वाटर बनेगा, वाटर वेपर बनेगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग एक को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, एक को फिक्स कर लेते हैं। तो देखो, अगर हम नॉर्मली देखें यहाँ पर तो रेशियो क्या बनता है, ये रेशियो है 2, इसके आगे क्या है 1 और इसके आगे क्या आया 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2 रेशियो ऑफ 2 मोल्स या 2 प्रपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है 1 प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमें 2 प्रपोर्शन ऑफ वाटर मिल रहा है। मतलब कि ये प्रपोर्शन जो है वो देखा जाए तो इसके साथ मैच कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो अगर गिवन क्वांटिटी हमारा 10 वॉल्यूम है तो कितना वेपर बनेगा, 10 वॉल्यूम ही बन जाएगा। बहुत सीधी सी बात है। रेशियो देखा ना आपने, रेशियो समझ आया ना बेटा, ठीक है। देखो 1:1 गिव्स 2, मतलब कि या तो फिर रेशियो। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर 2 रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं जो रिएक्ट कर रहा है 1 रेशियो ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमें कितना रेशियो वाटर वेपर मिलेगा। तो जो रेशियो है वाटर वेपर का और जो रेशियो है हाइड्रोजन का, दोनों का सेम है। तो इसका मतलब ये, अगर हाइड्रोजन गैस हमने 10 वॉल्यूम ली हुई है तो इसका मतलब ये कि वाटर वेपर भी कितना बनेगा, 10 वॉल्यूम ही बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर 10 वॉल्यूम, ओके, 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर will be produced, ठीक है, by combining 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन विद द 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन। आगे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट आ जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। तो लॉजिकल है, हर बार जरूरी नहीं होता कि हम लंबा लंबा फॉर्मूला लगा के सोचे ना, लॉजिकल, ठीक है। इक्वेशन देखो, बैलेंस करो, बैलेंसिंग के हिसाब से कंपेयर करो, यू विल गेट द आंसर। दैट्स इट। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। चलो अब इसको लिखो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 1.27। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कन्वर्ट इनटू बेसिक यूनिट्स, ठीक है। बेसिक यूनिट्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो बेसिक यूनिट्स मतलब कि जो एसआई यूनिट के अपन ने देखे थे ना, ओके, उसमें हमें इसको कन्वर्ट करना होता है। तो अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 28.7 pm, pm मतलब कि पिकोमीटर, ठीक है, P स्टैंड्स फॉर द पिकोमीटर। तो यहाँ पे pm इसका मतलब कि पिकोमीटर। तो पिकोमीटर में दिया है तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, उसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या होता है बेटा, कन्वर्जन क्या होता है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर, सॉरी, ओके, 10⁻12 मीटर। तो 28.7 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 28.7 इंटू 10⁻12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बट हमें साथ साथ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स के साइंटिफिक नोटेशंस जो हमने लास्ट कुछ क्वेश्चंस में किए थे। अब साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि पॉइंट डेसिमल के आगे 1 to 10 का एक नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2.87। अब देखो बेटा, आपने पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे आपका पावर जो है वो कम हो जाएगा, तो -11 मीटर, ठीक है बेटा। लेफ्ट साइड में जाते हैं तो पावर कम होता है और राइट साइड में जाते हैं तो पावर ज़्यादा होता है। इसको बहुत सारे लोग इस तरीके से भी कहेंगे कि पावर ऐड होता है। दैट मीन्स कि हमें पता है कि अगर हम लोग इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, देखो 2.87 को हमने लेके गए, -12 है, तो हम एक नंबर आगे लेके जाएंगे तो हमें पता है कि जब आप लेफ्ट साइड में जाते हो तो पावर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आपने एक किया तो बेस सेम है, तो 2.87 10⁻12 प्लस 11 कितना आया, 10⁻11 आया, ठीक है। तो अभी हमें ये तो दिखाने की जरूरत है ही नहीं, तो आपको समझाया मैंने। तो अब दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा दो कि अगर लेफ्ट साइड में जाते तो पावर्स कम करते जाते हैं, राइट साइड में जाते तो पावर्स इंक्रीज करते जाते हैं। अब आपको जो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है उस चीज़ को लेके आपको उसको करना है। आपको ये दिमाग में बैठाना है तो उस हिसाब से कर लो, नॉर्मली कम ज़्यादा करना है वो कर लो, आपकी मर्जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 15.15 UM, यू दैट मीन्स माइक्रोमीटर,
ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो 15.15 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 15.15 इंटू 10⁻6 मीटर होगा। ठीक है, इसके अंदर भी हम लोगों को यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 1.515 इंटू 10⁻, अब लेफ्ट साइड की तरफ किया तो पावर एक कम हो जाएगा तो -5 मीटर। ठीक है, क्लियर? ओके, अब चलते हैं इस क्वेश्चन में। 25365 mg मतलब कि मिलीग्राम। तो पहले हम काम करते हैं, पहले हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज ऐसा यूनिट तो किलोग्राम होता है ना। ठीक है, तो अब 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1000 ग्राम। सो देयरफॉर तो क्या होता है बेटा 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, सो देयरफॉर 25365 मिलीग्राम इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 25365 डिवाइड बाय 1000 इक्वल्स टू ग्राम में आ गया। मैं यहाँ कंटिन्यू कर लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 डेसिमल 1 2 3। ठीक है, तो 25.365 ग्राम कन्वर्ट हो गया। अब हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम के अंदर। अब हमें पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो 25.365 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मच किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा 25.365 अपॉन 1000। ठीक है, ये हो गया हमारा केजी। अब एज पर द साइंटिफिक नोटेशन हम एक ही डेसिमल आगे ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको लिख देती हूँ 25.365 इंटू 10⁻³ लिख दिया मैंने। 10 इसको 1000 को 10⁻³ लिख दिया। ठीक है, तो आप जब एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये एक नंबर कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.5365 इंटू 10⁻² kg हो गया। बहुत आसान तरीके से कन्वर्जन हो गया। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। क्लियर बेटा, आया समझ में? ओके, इतना ज़्यादा शो करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो यू कैन डू दिस। मुझे एक्सप्लेन करना है, इसके लिए मेरा ये ड्यूटी बनता है कि मैं छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें भी आपको सिखा दी जाऊँ। वेल, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1.28 दैट मीन्स 28th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, आपको ये कुछ चार दिए हुए हैं। 1 ग्राम ऑफ AU दैट मीन्स गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ Na मतलब सोडियम, 1 ग्राम ऑफ Li लिथियम एंड 1 ग्राम ऑफ Cl2 मतलब क्लोरीन गैस। ठीक है, तो इनमें से नंबर ऑफ एटम्स किसके पास ज़्यादा होंगे वो हमें बताना है। देखो बेटा, बहुत सीधा सा एक आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, ये हमने 9th में सीखा था, तो एक्चुअली तो बहुत ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला है ये। अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू अवोगाड्रो नंबर। ओके, याद है ना? ठीक है, Na की वैल्यू क्या थी 6.022 इंटू 10⁻23, यही थी ना? ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। चलो, तो हम लोग इस सब को इसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कितना अपना अमाउंट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड की। ठीक है, यहीं पे कर लेती हूँ सारे। गोल्ड आ गया, सोडियम आ गया, लिथियम आ गया और क्लोरीन Cl2 मतलब क्लोरीन गैस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन मास AU का गिवन मास क्या है बेटा 1 अपॉन मोलार मास AU का मोलार मास देखो दिया हुआ है 197 इंटू Na दैट इज एवोगाड्रो नंबर। मैं अभी इसको Na लिख देती हूँ, वो वैल्यू नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, वैल्यू नहीं लगा रही मैं। नाउ सोडियम गिवन मास कितना है 1 ग्राम अपॉन 23 इंटू Na। ठीक है, लिथियम क्या है 1 ग्राम अपॉन मोलार मास 7 इंटू Na। ठीक है, क्लोरीन अब Cl एक 35.5 है तो यहाँ पे 2 है मतलब कि डबल हो जाएगा 71। ठीक है, तो गिवन मास कितना है गिवन मास कितना है 1 ग्राम अपॉन 71
इंटू अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो 1 इंटू अवोगाड्रो नंबर इज, तो मेरा हो जाएगा Na/197, ये हो जाएगा Na/23, ये हो जाएगा Na/7 और ये हो जाएगा Na/71, ठीक है। देखो अब बेसिकली 6.022 वाला वैल्यू रखोगे और डिवाइड करोगे तो यू विल गेट सम आंसर, बट हम यहाँ पे लॉजिकली अगर बात करें, ठीक है, तो डिवाइड तो आप कर लेंगे, कैलकुलेटर आपके पास है, आप डिवाइड कर सकते हो, तो मैं इस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ। मेरा जो फंडा है समझाने का कि आप यहाँ से अगर इनके से क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव बेस से पूछा जाता है, ठीक है, तो कैसे करोगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये चारों आपके सामने हैं, बहुत सिंपल सी बात है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा नंबर ऑफ एटम उसी में ज़्यादा होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। देखो जितना डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है उतना 0 पॉइंट लगाने पड़ते हैं अपने को, और डिनोमिनेटर डिवाइड करने वाला जितना छोटा होता है उतना अपना आंसर लार्ज आ जाता है, बड़ा आ जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप सब में देखो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि लिथियम जो है उसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पर हेयर लिथियम, ठीक है, लिथियम हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ओके, लिथियम हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि न्यूमरेटर सबका सेम है ना बेटा। देखो Na सबका न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग होता तो शायद मैं ये चीज़ यहाँ पे नहीं अप्लाई कर पाती, बट न्यूमरेटर सबका सेम है, तो इसके लिए मेरा से डिनोमिनेटर अलग है, तो मैंने उस पर फोकस कर लिया और उसके हिसाब से मुझे पता चल गया कि 7 इज़ द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर, ओके नंबर, तो उसी के पास ही ज़्यादा एटम्स होंगे। बहुत क्लियर सा है, क्लियर हो गया, आसान था, ओके। तो चलो इसको लिख दो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं 29th नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040, ठीक है। तो आपको मोलैरिटी निकालनी है किसकी, इथेनॉल की, और उसके अंदर आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.04, ठीक है। देखो बेटा, अब बेसिकली मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों के दोनों जो क्वांटिटीज है वो कॉन्सेंट्रेशन से ही रिलेटेड हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मोलैरिटी निकालनी है, जिसको हम लोग कैपिटल M लिखते हैं, ठीक है, ये हमें निकालना है, और आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इज 0.040, ठीक है, ये आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है इथेनॉल का। तो अब क्या करना है आपको, बेसिकली आपको एक क्वांटिटी में से कन्वर्ट होकर दूसरे क्वांटिटी में जाना है, क्योंकि है तो दोनों कॉन्सेंट्रेशन वाले ना। हमने पता सेशन में देखा था मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज, ठीक है, एंड नॉर्मेलिटी। तो ये हमने 5 जो थे वो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर ही देखा था। तो अब आपको एक क्वांटिटी दी हुई है कॉन्सेंट्रेशन की, उसको कन्वर्ट करना है दूसरी क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। तो अब पहले हम फॉर्मूलाज थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि फॉर्मूलाज में हमें क्या चाहिए और क्या दिया हुआ है, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो अगर मुझे मोलैरिटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में चाहिए होता है हम लोगों को, ठीक है, ओके। और जो मोलैरिटी है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये अपन बोल सकते हैं यहाँ पर। तो खैर इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला है। तो अब बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दोनों में सेम है, तो हमें एक्चुअली अभी पहले ध्यान देना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, तो आपको मोल फ्रैक्शन क्या दिया हुआ इथेनॉल का 0.04, ओके, समझो 0.04 मोल फ्रैक्शन दिया हुआ इथेनॉल का। 0.04 मतलब कि पूरा एग्जैक्टली 1 है ही नहीं, 1 के नज़दीक भी नहीं देखा जाए तो। अगर 0.5 होता है तो हम फिर भी 1 लेके चलते हैं, तो 0.04 की बात कर रहा है, तो मतलब बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालने के लिए एज पर द मोलैरिटी फॉर्मूला, ठीक है। मोलैरिटी में हम लोग वॉल्यूम का लेते हैं, 1 लीटर का वॉल्यूम लेते हैं, तो उस हिसाब से मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि डैश नंबर ऑफ
moles of ethanol is present in 1 liter of solution। ठीक है, अब आप देखो कि मोलारिटी के हिसाब से जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है वो 0.04 दिया हुआ है। ठीक है, 0.0 मतलब कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब कि पानी होगा, उसी भी अपन ने इसको मिक्स किया हुआ है। ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो हम पानी को एज्यूम करते हैं, तो डाइल्यूट मतलब कि पानी। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये लिख दूं कि डैश या तो फिर एक्स मोल्स ऑफ, ठीक है, तो एक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन, ओके 1 लीटर को मैं 1000 ग्राम लिख दूं। ओके, दैट मीन्स 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर एंड 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 ग्राम होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मैं वाटर लिख दूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, इज नथिंग बट इट्स सेम एज वॉल्यूम ऑफ वाटर, दोनों सेम ही हम ले रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो मात्रा है वो 0.04 है, बहुत कम है, तो हम उसको निगलेक्ट कर लेते हैं। मैंने आपको एक लेक्चर में पहले ही बताया था कि अगर इतना कम, ठीक है, एग्जैक्टली 1 भी नहीं होता तो हम केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा छोटे फ्रैक्शंस वाले वैल्यूज़ को हम लोग राउंड ऑफ करके बड़े वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने 0.04 को निगलेक्ट कर लिया, उसको अपन 1 मान के चलते हैं। तो दैट मीन्स कि हम लोग ये कह रहे हैं कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट द 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर नथिंग बट 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, चलो, तो अब पहले हम लोग ये देख ले एज पर द मोल फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें जाने के लिए पहले हमें इसकी ज़रूरत है। तो मोल फ्रैक्शन के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब कि इथेनॉल निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो जो सॉल्वेंट हमने क्या लिया है, पानी लिया है, तो पहले मैं पानी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दूँ। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे बेटा, देखो तो ये बेटा हम निकालते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब कि वाटर। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना है बेटा, 1000 ग्राम। ओके, वाटर का मोलार मास कितना होता है, 18 ग्राम। ठीक है, तो पता ही है ना, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, तो अपन थोड़ा तेज कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 55.55 मोल्स। ठीक है बेटा, अब हम लोग मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा देते हैं। नाउ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, सो वहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब इथेनॉल, तो मैं यहाँ पे n ले लेती हूँ इथेनॉल की जगह पर। ठीक है, फिर क्या है अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब अगेन इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल्स कितने निकाल दिए बेटा हमने, 55.55। ठीक है, वो वाले फॉर्मूला के हिसाब से मैंने यहाँ पे वैल्यू सप्लाई कर ली। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है हम लोगों को 0.04, सो देयरफॉर इसकी जगह पे हम लिख देंगे 0.04 इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 55.55। ठीक है बेटा, अब इस पूरे टर्म को हम यहाँ पे ऊपर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.04 n प्लस 55.55 इक्वल्स टू n। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.04 n प्लस, ओके, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.04 इंटू 55.55 इक्वल्स टू n। ठीक है, ओके, तो अब 0.04 n प्लस इसको हम मल्टीप्लाई कर लें बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.222 इक्वल्स टू n। ठीक है, अब ये n और n टर्म एक साथ ले लेते हैं, तो मैं इसको वहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा 0.0 शिफ्ट कर दिया ना मैंने, तो ओके, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, 2.222 इक्वल्स टू n माइनस 0.04 n। ठीक है, तो 2.222 इक्वल्स टू ये 1n में से 0.04 निकल जाएगा तो 0.96 बचेगा, तो क्या हो गया 0.96 n। ठीक है, यहाँ कंटिन्यू कर देती हूँ मैं। ओके, तो अब 2.222 इक्वल्स टू 0.96 n निकालना है, तो 2.222 अपॉन 0.96 इक्वल्स टू n डिवाइड कर लेंगे इसको हम लोग, तो इसका आंसर आएगा 2.314 मोल्स ऑफ इथेनॉल। ठीक है बेटा,
आ गया ये। अब निकालें मोलारिटी हम लोग, कहाँ निकालूं? ओके, मैं यहाँ निकाल देती हूँ। ओके, नाउ मोलरिटी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया हमारे पास 2.314 अपॉन नंबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो लीटर तो अपना 1 नहीं होता है ना, ठीक है, 1 लीटर ही तो मान के चला अपन ने यहाँ पे, तो दैट इज 1। तो कितना आया? 2.314 मोलार या तो फिर 2.314 मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये हो गया मोलारिटी। आ गया आंसर? चलो, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मेरा बहुत बेसिक फंडा शुरू से लेकर मैं कह रही हूँ, अभी भी मैं वही कह रही हूँ कि क्वेश्चन देके घबराना मत। क्या है ना, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, उसके जितना भी तुम्हें क्लू पता है, जितना फॉर्मूला पता है, जो भी तुम्हें पता है वो साइड में लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर सोचो कि हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अपने आप आपको रास्ता नजर आता जाएगा और आप इसको सॉल्व करते जाओगे। वेल, क्लियर? तो आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। नाउ जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।